हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है मनिंदर और हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं ये 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ये करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो पंजाब या यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और प्लीज अगर इनिशिएटिव लाइक कर रहे हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और डेफिनेटली आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट दोबारा से आता रहेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आज हमारे पास टोटल 6 करंट अफेयर्स हैं और ये जो 6 करंट अफेयर्स हैं ये करंट अफेयर्स हैं। पहले मैं कंटेंट सेक्शन पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला जो करंट अफेयर है दैट इज अबाउट अ प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट जो अभी अभी इंडिया ने स्टार्ट किया है। फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट है। सेकंड एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जल जीवन मिशन। फिर अनियन एक्सपोर्ट बैन का एक डिस्प्यूट चल रहा है डब्ल्यूटीओ में। फिर एक एलिफेंट रिजर्व न्यूज में था, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है तो इसके बारे में देखेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे और क्यों न्यूज में था। फिर एक डैम भी न्यूज में था, तो उसका नाम है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट, ये भी क्यों न्यूज में था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर फाइनली जो है राइट टू रिपेयर दी मूवमेंट चल रही है पूरे दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ, तो ये अल्टीमेटली मूवमेंट ਆਪਾਂ चर्चा करेंगे। सो मेरा पढ़ाना ਜਿਹੜਾ लैंग्वेज ਦਾ फोरम होएगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश, पंजाबी एंड हिंदी, तो तीनों लैंग्वेजेस का मिक्स करके आई विल टीच। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम गाइस, व्हिच इज बेसिकली योर इंडिया फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट। तो फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी प्लांट के बारे में पहले आप देख लेने ये एलएनजी प्लांट है किथे। तो बेसिकली एलएनजी प्लांट नागपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ लगाया है। तो एलएनजी ਦਾ फुल फॉर्म ਹੁੰਦਾ है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੀਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਐਨਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲਐਨਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ਦੋਨੋਂ डिफरेंट ਹੁੰਦੇ ਹੈ। तो अल्टीमेटली की है कि नेचुरल गैस और व्हीकल्स ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, वन कैन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड अदर कैन बी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ਜਿਹੜਾ सीएनजी ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ व्हीकल्स ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ डिस्टेंसेस ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। लेकिन एलएनजी कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर लॉन्ग हॉल ट्रक्स। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ एलएनजी टैंक्स कैन बी इक्विवेलेंट टू 2.4 सीएनजी टैंक्स। तो दैट इज द रीजन कि अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ एलएनजी ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ। नागपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਆਇਆ, ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ BLNG ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਡ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ LNG ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪਲਾंट ਐਟ ਨਾਗपुर। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ। तो combination of all these three things makes alternative fuels, especially the biofuels, one of the most important thing in the 21st century। and इस करके it is important कि अपने देश के policy instruments आन जो development of these biofuels ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਥਨॉल ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ % ਇਥਨॉल ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਚੇਂजेस ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर these things। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ी फेमस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾयोफ्यूल पॉलिसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PCS ਜਾਂ UPSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो पहली चीज ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ बायोफ्यूल ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। देखो बायोफ्यूल बेसिकली ये है कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾयोफ्यूल ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। For example, it can be an addition or even replacement to the existing fuels ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, other fossil fuels। and ਇਦਾਂ ਦੇ biofuels they can also be used to generate heat and electricity apart from driving vehicles। तो अगर ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੋਟਾ तो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ there are 4 generation biofuels that are recognized and ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ national biofuel policy ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is basically ਉਹ बायोफ्यूल ਜਿਹੜਾ edible items ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ है ना, जिवें अपना कॉर्न हो गया, स्टार्च हो गया, एडिबल मतलब खाने वाले फूड आइटम्स तो आप बनाने हैं। तो डेफिनेटली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। तो विन विन सिचुएशन होवे क्लाइमेट ਲਈ ਵੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that is basically ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and it is made from leftover of the food crops। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਹਸਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟਬਲ ਇਜ਼ ਅ leftover of the rice ਹੈ ਨਾ, ਪੈਡੀ। तो अल्टीमेटली अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੁੱਡ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾयोफ्यूल ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਕੰਟੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, which means ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਸ ਆਰ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ। ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, which means ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿਕੁਐਸਟਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਲਗੀ ਦਾ। तो एल्गी ਨੂੰ अगर आप यूज कर लें which is naturally available in our water bodies, अगर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करके ਉਹਦੇ बेसिस ਦੇ ਉੱਪਰ अगर एनर्जी प्रोडक्शन ਕਰਦੇ हैं, that will be third generation biofuel। and last is basically genetic engineered crops। genetic engineered crops ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं, तो ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स एज वेल। हुन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ गवर्नमेंट ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ ਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ GST ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट कहते हैं सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जी गवर्नमेंट की है। एंड अपना जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिहदी तुसीं बार-बार देखा होगा अगर तुसीं कोई भी खान पीन का समान लैने उहदे पिछे FSSAI दी जिहड़ी है वो स्टैंप लगी हुंदी है। FSSAI दी स्टैंप FSSAI दे थ्रू एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया रूको। रूको इज बेसिकली रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। जिवें बच्चे तुसीं देखिया है कि अपने जिवें बहुत ज्यादा अपने जिहड़े ढाबे है या रेस्टोरेंट्स है, वी हैव सो मच ऑफ कुकिंग ऑयल बीइंग यूज्ड इन दोज लोकेशंस। अपने घरां दे विच भी वी यूज लॉट ऑफ कुकिंग ऑयल। नाउ कुकिंग ऑयल दा हुंदा कि अल्टीमेटली जदों इस कुकिंग ऑयल दे विच बार-बार खाना बनदा है तो कुकिंग ऑयल अनहेल्दी हो जाता है एंड डेफिनेटली डिस्कार्ड करदे अपने है ना, सो दैट हेल्थ परस्पेक्टिव नाल है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रादर देन डिस्कार्डिंग दिस ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰ ਹੀਟ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। तो बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ एंड दिस इज द प्रोजेक्ट अंडर FSSAI। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 এনवायरमेंट क्लीन ਹੋਏਗਾ, ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੋ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਥਰਡ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਫੋਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੂਕੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Now let us go to the next important news item which is Jal Jeevan Mission, another very very important mission by the government of India। ਹੁਣ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹਾਰਸ਼ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। मतलब मैं हार्श ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। दूसरी अगर वीडियो देखो तो अपने देश की रूरल विमेन जो कि बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स शी फेसेस इज दैट शी हैज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू फेच वाटर, क्योंकि पानी की कमी है पिंडां दे विच, स्पेशली मिडल इंडिया दे विच, सेंटर इंडिया दे विच उत्थे दूर दूर एरिया तक पानी नहीं मिलता। सो दे हैव टू वॉक लाइक 20 किलोमीटर्स 25 किलोमीटर्स अ डे टू फेच सम वाटर एंड ब्रिंग दैट वाटर। इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर देखिए थर्ड इमेज होर भी हार्श है जिहदे विच देख लो एक वैल है जिहदे आसे पासे कितने लोग इकट्ठे है ताकि उन्होंने पानी मिल जाए। एंड इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स है जिवें 54% ऑफ इंडिया फेसेस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। तो ये बढ़िया मतलब हार्श रिपोर्ट्स है जिन्होंने कह लो कि दिस डिपिक्ट्स द रियलिटी ऑफ द वाटर क्राइसिस इन इंडिया। तो आज भी अपनी 75 ईयर्स हो गए देश की आजादी ਨੂੰ, लेकिन दी प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट कि ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਲੀਨ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि 2024 तक ਆਪਾਂ इंश्योर करना है कि ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रूरल एरियाज ਦੇ ਵਿੱਚ हर फैमिली ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸੇਫ ਐਂਡ ਐਡਿਕੁਏਟ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਥਰੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ, यानी कि हर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾय 2024 in rural areas। तो this scheme focuses on rural areas एंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 55 ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਰ ਡੇ ਪਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥਰੂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। एंड इनफैक्ट कला घरां दे विच ही जिहड़े आंगनवाड़ी सेंटर्स है, स्कूल्स है, ग्राम पंचायतां दी बिल्डिंग्स है, हेल्थ सेंटर्स है, वेलफेयर सेंटर्स है, इधर भी ਇਹਦਾ पूरा सिस्टम ਜਿਹੜਾ यूज ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कन्वर्जेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ਦੇ प्रिंसिपल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ग्रे वाटर
ਸਿਸਟਮਸ। ਗ੍ਰੇ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਾਟਰ ਫॉर ਆਰ ਬੇਥਿੰਗ ਪਰਪਸ ਔਰ ਫॉर cleaning hands. Now when we use this water for bathing or cleaning hands, this water is basically a waste water. Now there are three kinds of water. One is clean water, white water, black water and grey water. White water is the water that we use it for the first time. Black water is the water that is not usable anymore because it has a lot of infectants, contaminations बहुत high level होती है, and so black water we don't use. But then there is grey water, which is like you can use it again. Now this grey water we waste a lot in our ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਲਾਈਕ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਰੀਗੇਟਿੰਗ ਆਰ ਗਾਰਡਨਸ। तो ग्रे वाटर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द जल जीवन मिशन। उन्हें इस मिनिस्ट्री देख लो तुसी, मिनिस्ट्री अपनी वाटर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। एंड डेफिनेटली फंडिंग पैटर्न अगर देखिए तो 60:40 है ना, मतलब अगर आप बाकी 50:50 अगर बाकी स्टेट्स की गल करिए, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की गल करिए या हिमालयन स्टेट्स की गल करिए तो 90:10 है। एंड चार्ट लेवल ते उत्ते आपने ਇਹਦਾ पूरा सिस्टम बनाया नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ਦੇ ਉੱਪਰ। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ां की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस होनी चाहिए फॉर मेकिंग श्योर कि कंटेमिनेंट्स रिमूव कर दिते जान एंड ऑल दोस काइंड ऑफ फैक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। चलो बच्चों लेट्स गो टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। आई होप जल जीवन मिशन ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम इज विद रिस्पेक्ट टू WTO ਦੇ ਵਿੱਚ राइट नाउ जापान एंड US ने इंडिया ਨੂੰ ट्रैक ਕੀਤਾ है WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ इंडिया इंपोजेस बैन ऑन अनियन एक्सपोर्ट्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि प्याज के ऊपर आप बैन लगा देंगे हैं, बहुत बारी लगाए है बैन लगाए है उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर। तो वो ऊपर जापान एंड US अपने खिलाफ जो है WTO एक पिटिशन फाइल की गई है। नाउ ये रीजंस क्यों बैन लगाते। पहली चीज समझो कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट, जिवें लिखा देखो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट अनियन प्रोड्यूसर्स ऑफ द आफ्टर चाइना। एंड डेफिनेटली आप एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश, मलेशिया, UAE एंड श्रीलंका दे विच। एंड इन फैक्ट $378 million ऑफ इंडिया ने 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सपोर्ट किया, which is 15% हायर देन द प्रीवियस ईयर्स। बट कई बार बच्चों की होता है कि अपने देश डोमेस्टिक सप्लाई घट हो जाता है, सप्लाई घट नहीं होता, सप्लाई हर्डल्स आ जाते हैं जिहदे करके प्याज के रेट वध जाते, इन्फ्लेशन आ जाती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उदों एक्सपोर्ट बैन कर दिंदा है कि इत्थे सप्लाई नूं इंक्रीज किया जाए ताकि अनियंस दे विच जिहड़ा प्राइस राइज आंदा है ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर द ਅਨੀਅਨ ਗਰੋਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਰਸ ਲਈ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब इन द सेंस कि कोई डिफाइन नहीं है कि किन्ने प्राइस तो ऊपर ਅਸੀਂ एक्सपोर्ट बैन करांगे, किन्ने प्राइस तो नीचे ਅਸੀਂ एक्सपोर्ट बैन नहीं करांगे, ਇਹਦਾ ਕੋਈ डिफाइन नहीं हैगा। एंड इस करके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने देश एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी वैसे पिछे लेके आए थे, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो जो इदा दे इरेटिक बैन्स होंगे हैं तो अनियन ग्रोअर्स हैव टू सफर वेरी हैवी लॉसेस। एक्सपोर्ट बैन इनफैक्ट अपने बायलैटरल रिलेशंस को भी हर्ट करता है। एंड इनफैक्ट इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अदर कंट्रीज टू कम इन टू कम एंड फिल द वैक्यूम। लाइक पाकिस्तान राइट नाउ हैज बीन कंपीटिंग विद इंडिया इन गल्फ मार्केट फॉर अनियन थिंग। तो इस करके इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू मेक श्योर कि अनियन बैन जेडे एनी दे बैन होंदा एक्सपोर्ट ते बैन होंदा है ओनु प्रॉपर मतलब ड्यू डिलीजेंस प्रॉपर कंसीडरेशन नाल ओनु कीता जावे। तो लेट्स सी कि की इस पर्टिकुलर चीज दे विच हुंदा किवें इंडिया नु US ते जापान अगे ओ करनगे। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम। फोर्थ न्यूज़ इंपॉर्टेंट ते जाने लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व। दिस इज अ न्यूज़ आइटम which was a news even Indian Express ने भी एक्सप्लेन सेक्शन दे विच आज इनु कवर कीता है। तो बेसिकली एक से प्रपोज एलिफेंट रिजर्व इन छत्तीसगढ़। पहला आप इसकी लोकेशन देख लेने हैं, है ना। तो अगर आप देखिए इस लोकेशन नु तो इस लोकेशन दे विच तुसीं देख रहे हो कि एलिफेंट रिजर्व्स दा मैप दिखाया है इंडिया दा। एंड ये दे विच अगर आप छत्तीसगढ़ जाइए तो दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज ओडिशा एंड दिस इज झारखंड, दिस इज छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ दे विच आ वाला जिहड़ा एरिया है, दिस एरिया इज बेसिकली द लेम्बरू जिहड़ा है अपना एलिफेंट रिजर्व है। हुण लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व क्यों न्यूज़ सीगा, की रीजन सीगा, तो अगर तुसीं ध्यान नाल देखो तो देखो अल्टीमेटली है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दिस इज द लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व। एंड ਇਹ लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ तो इधर कोल ब्लॉक्स भी है दोनों, देख रहे हो यू कैन सी लॉट ऑफ कोल ब्लॉक्स, कोल माइंस, है ना, काफी ज्यादा कोल ब्लॉक्स दोनों देखने को मिलते हैं। ਹੁਣ अगर आप ਇਹਦੇ ਤੇ फोकस करिए तो राइट नाउ ਇੱਥੇ एक एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की गल चल रही है। एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब है कि वो एरिया जिथे सिर्फ एलिफेंट्स पास कर सकन एंड उत्थे कोई भी होर डिस्टर्बेंस ना होवे। एलिफेंट कॉरिडोर क्यों बनाने, बिकॉज ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट जिहड़ा है वो बहुत ज्यादा
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਨਟੂ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਮਰੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਮਰੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਵਾਈਲਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये ਜਿਹੜਾ टाइगर ਜਿਹੜਾ एलिफेंट कॉरिडोर बन रहे हैं ये कोल ब्लॉक्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। मतलब अदानी साहब ने ਉੱਥੇ है ना कोल ब्लॉक्स परचेज कर रखे हैं एंड कोल माइंस ਉੱਥੇ परचेज कर सके ऑप्शन हो चुकी है। तो डेफिनेटली ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਮਰੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਲ ਬਲੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਲ ਬਲੌਕਸ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ मतलब कोल ब्लॉक्स अगर ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ then again it will bring into picture of human wild conflict। So basically this was a news for a simple classical reason of development versus environmental debate कि अगर आप environment को protect करने की कोशिश करते हैं तो कितने ना कितने अपना development hurt करता है vice versa। So that is the reason why it was in news। दोनों MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਰੂ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ तो आंसर is छत्तीसगढ़। चलो बच्चों let's go to the next important news item which is the fifth news item, second last news item as the class ਦੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम प्रोजेक्ट बारे ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई है। पहला ਆਪਾਂ इस डैम प्रोजेक्ट ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ फिर ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ फिर ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਇਹ डैम प्रोडक्ट है मेकादत्तू डैम प्रोजेक्ट जो अपना कावेरी रिवर के ऊपर है। तो अगर तुम इधर देख रहे हो तो दिस इज अ कावेरी रिवर एंड कावेरी रिवर अगर देखो तो कर्नाटका चो होंदे होंदे तमिलनाडु जाती है। सो कावेरी रिवर का बेसिन जो है चार रीजन के विच लाई करता है कर्नाटका तमिलनाडु केरला एंड पांडिचेरी एंड जो रिवर है वो कर्नाटका तो शुरू होकर तमिलनाडु जाता है। एंड बैक इन द टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट कावेरी डिस्प्यूट जो रहा है जो हाले तक सॉल्व नहीं होया एंड द प्रिंसिपल पार्टीज बिटवीन दिस डिस्प्यूट इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड कर्नाटका ने हुणे प्रपोज किया है कि जस्ट बॉर्डर एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु जिथों कावेरी रिवर निकलती है उत्थे इस टाइप का एक है ना जिहड़ा है अपने कोले डैम बनाणगे। उन्हें डैम बनाने के बड़े रीजन होंगे है जिवें इलैक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी या ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होगी एंड अल्टीमेटली बैंगलोर बहुत नेड़े है एंड बैंगलोर वाटर क्राइसिस आ रहे तो कर्नाटका गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि किसी तरीके नाल बैंगलोर या आस पास के एरियाज जिवें उत्थे रामानगरम डिस्ट्रिक्ट हैगी है उत्थे आपां ने वाटर की सप्लाई देनी है मेकिंग दिस डैम। तो बेसिक आइडिया यही है। ਹੁਣ ਇਸ ਉਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ नहीं खुश हुए ये पार्टीज एंड फाइनली दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली अपनी जजमेंट से थोड़ी रिवीजन की एंड कर्नाटका नु 14.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक मीटर एट द कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु दिता। उस तो बाद 4.75 टीएमसी फीट फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ बैंगलोर सराउंडिंग एरियाज ये वाला भी उन्होंने कंसीडर किया। हुन क्योंकि उन्होंने 4 सुप्रीम कोर्ट ने कहता सीगा तो इनकरेज होकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि शायद मेकादत्तू प्रोडक्ट की एंडोर्समेंट है उन्होंने क्रिएट करना शुरू करता। उत्थे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाता 400 मेगावाट का एंड इवेंचुअली इस करके अल्टीमेटली तमिलनाडु जो है उन्होंने थोड़ा सा डर पै गया एंड तमिलनाडु फील्स के है ना मतलब एज अपर रिपेरियन स्टेट है कर्नाटका एंड इस करके इट कुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न के उत्थे जो पानी का सप्लाई वो घट जाएगा। सो डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट फाइनली जान गए इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो तुहानू इस न्यूज़ आइटम दे विच सिर्फ इन्ना पूछा जा सकता है। मेन्स दे विच तां डेफिनेटली इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ते काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव नाल क्वेश्चन जिहड़ा है वही आएगा कि ये प्रोजेक्ट जिहड़ा है कित्थे लोकेटेड है एंड ऑल। चलो बच्चों लेट्स गो टू द लास्ट न्यूज़ आइटम विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर एक मूवमेंट है जी कि दुनिया भर च चल रही है ना एंड तुम देख रहे हो रिपेयर तो सारे बच्चों ने कराई होनी है कदे कदे है ना मोबाइल की रिपेयर कराई होनी है या अपने होम च जी इलैक्ट्रॉनिक अपलायंसेस है उन्होंने रिपेयर कराई होनी है कदे कार की रिपेयर कराई होनी है। तो राइट टू रिपेयर का की मतलब होया की कॉन्सेप्ट होया राइट टू रिपेयर का। देखो अजकल दी जिहड़ियां कंपनीज हैगियां चाहे वो मोबाइल कंपनीज है चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक गुड्स दी कंपनीज है कंप्लायंस कंपनीज है तो ये बड़ी स्मार्ट गेम खेलदी हैं की करदी हैं ये प्रोडक्ट कर दिंदियां उस बाद तुसीं देखिया स्पेयर पार्ट्स दे रेट बहुत महंगे होंदे हैं। जिवें अगर आप मोबाइल फोन देखिए तो मोबाइल फोन की स्क्रीन जिहड़ी है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होंदी है एंड फिर वो जो रिपेयर कराने जाता है मोबाइल फोन की स्क्रीन तो अल्टीमेटली वो कह देंगे कि प्लीज तुसीं नवां ही परचेज कर लो क्योंकि ये बड़ी कॉस्टली हो जाती है। फिर बड़िया लिमिटेशंस लगाते हैं कि जी रिपेयर है सिर्फ कुछ ही सर्विस एजेंसीज रिपेयर हो सकता है उस तो इलावा कितने हो रिपेयर नहीं हो सकता स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं कराते एंड अल्टीमेटली इस करके जो कंज्यूमर है कुछ और ऑप्शन नहीं बचती है नवा प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगेंस्ट द कंज्यूमर्स कि राइट टू रिपेयर दी मूवमेंट जी होनी चाहिए मतलब कि रिपेयर सस्ती होवे जेडे अपने स्पेयर पार्ट्स सस्ते होन स्किल डेवलपमेंट होवे लोकल लोगों के ताकि होर भी सर्विस सेंटर्स खुल सकन जेडे रिपेयर कर सकन एंड डेफिनेटली सारे फैक्टर्स जेडे किते ना किते लीड करते हैं इस मूवमेंट को एंड ए मूवमेंट डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज हो रही है जिवें देखो रिपेयर मैनिफेस्टो बनाया है इफ यू कांट फिक्स इट यू डोंट ओन इट
है ना, सिंपल सा लॉजिक है। रिपेयर इज बेटर देन रीसाइकलिंग, रिपेयर सेव्स यू मनी, रिपेयर टीचेस इंजीनियरिंग एंड रिपेयर सेव्स द प्लैनेट। रिपेयर ਦੇ बड़े फायदे है, प्लैनेट ਨੂੰ फायदा है, साइकिल इकोनॉमी है ना, इंप्लॉयमेंट ਨੂੰ फायदा है, लोकल इंप्लॉयमेंट क्रिएट होती है रिपेयर नाल, पैसा बचता है रिपेयर नाल, एंड डेफिनेटली रीसाइकलिंग हो रही है चीज़ां दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। And definitely it's something which I feel that this kind of movement should be taken in the world कि repair, right to repair ਜਿਹੜਾ है, that is something which has to be done। लेकिन the problem is कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਗੂਗਲ, ਸੈਮਸੰਗ, ਇਹ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਲੌਜਿਕਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਈਪੀਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਸਾਡੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰग्स। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਨ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਨ ਦ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਸ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਟਾ ਬ੍ਰੀਚ, ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਗੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਿਕॉज ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਵਾਂਟ that people should keep on buying new things rather than just getting things repaired। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਸੀਗਾ? ਬਿਕॉज ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਰੂਲਸ with the aim of extending lifespan of a product by up to 10 years। And definitely manufacturing of the products like washing machine, TV and refrigerators are required to make spare parts available to people purchasing electrical appliances। So there is a new legislation that has come up which has upheld the right to repair movement, which is a very interesting movement, and India ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ contribute ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। I mean India should also bring such kind of legislations of right to repair। तो आई होप बच्चों आज ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨਸ ਪ੍ਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा लग्या होवे सेशन तो प्लीज लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू।